नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद। हमारा जो आज का टॉपिक है वो उसका ताल्लुक बच्चों की तरबियत और बच्चों की नशो नुमा से है। अ, मैं कुछ मौजू की तमहीद बांधना चाहूँगा। इससे पहले कि मौजू स्टार्ट करूं और उसकी जो मैंने उसको जिस तरीके से सेग्रीगेट किया है वो भी मैं आपके सामने रख दूं, ताकि जो भी हमारे पास आधा पौना घंटा या 1 घंटा है आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, हम करेंगे ये कि इसमें अ, दो किस्म के डिस्कोर्स हैं। हम एक तो कुरान और अहादीस से और जो सलफ़ हैं उनके अक़वाल से ये समझेंगे कि बच्चों की तरबियत के हवाले से या जो मेथड है बच्चों की तरबियत का जो तरीक़ाकार है उस पे कुरान और हदीस में या जो हमारे सलफ़ के अक़वाल हैं, जो मुस्लिम थिंकर्स हैं, वो क्या हैं। और उसके बाद जो मॉडर्न डिस्कोर्स है, जो एक साइंटिफिक अप्रोच है, उसको भी हम देखेंगे कि वो क्या है, जिसमें डिफरेंट जो है वो थिंकर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी थ्योरीज को भी हम देखेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत, आपको आवाज़ मेरी कम आ रही है? 1 मिनट में थोड़ा सा लैपटॉप करीब करता हूँ। अब बेहतर है आवाज़ मेरी? ठीक है। ठीक है, तो हम इसमें दोनों साइट्स को हम इवेल्युएट करेंगे। अच्छा देखिए, मतलब कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 8 to 9 years जब से मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ। तो एक चीज़ जो हमेशा हमें खटकती थी कि हम ठीक है मॉडर्न डिस्कोर्स पढ़ते हैं जिसमें रिफॉर्मिस्ट हैं बड़े बड़े, जैसे जॉन हॉल्ट हैं, अल्फाई कोहन हैं, रेंडी पॉश हैं, पियाजे की थ्योरीज हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, इनको हम सब पढ़ते हैं, बट जाहिर सी बात है कि ये एक मुस्लिम थिंकर्स भी हैं बहुत, जैसे इमाम गजाली हैं, इब्न सीना हैं, इमाम इब्न तैमिया हैं, इमाम इब्न क़य्यम हैं, यहाँ तक कि इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल, ये जितने भी हमारे असलाफ हैं, इन्होंने बच्चों की तरबियत के ऊपर भी बहुत कुछ कहा है। मेथड ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, बच्चों की तरबियत से क्या मुराद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं। तो बदकिस्मती से होता यह है कि हम, ठीक है, हम इस पे यानी कि आई एम नॉट क्रिटिकल ऑन द वेस्ट के वो जो रिफॉर्मिस्ट हैं, वो जो बात किए ठीक, बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं, बहुत यानी कि बेहतरीन उन्होंने थ्योरीज दी हैं। बट यह है कि एक इस्लामिक डिस्कोर्स भी है और उसमें भी एक अच्छा खासा मवाद है कि जिसको अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया, या ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, वो हमारी नज़र से नहीं गुजरा। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा मेथड ऐसे रखूं, जैसे देखिए, मैं एक कोशिश करता हूं कि विद इन हाफ एन आवर या विद इन हाफ एन आवर मैं अपनी टॉक को कंक्लूड करूं, और उसको कंक्लूड करने के बाद आप लोग मुझसे सवाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके जहन में जो भी सवालात हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इस टॉपिक के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जनाब, हम सबसे पहले जो है वो तरबिया का जो, क्योंकि हमारा मौजू ये है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, तो जो इसका लुग़वी माना है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखें, ये अरबी का लफ्ज़ है, रा बा वा इसका मादा है। ठीक है, और इसके जो लुग़वी मानी है वो अगर उसकी वसअत देखी जाए तो वो बेशुमार है। जैसे परवरिश करना, ठीक है, यानी किसी चीज़ की इब्तदाई हालत से लेकर मुकम्मल नशोनुमा तक इसका ख्याल रखना, पालना और बढ़ाना, बुलंदी और कमाल तक पहुंचाना,
तरक्की देना। यानी आप यूँ समझ लें कि जिस तरीके से एक पौधे को की आप नशोनुमा करते हैं, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, इसको आप धूप देते हैं, उस कदर धूप देते हैं कि जिस कदर उसको मिलनी चाहिए। आप ज़्यादा धूप दे देंगे तो पौधा जल जाएगा। आप पानी उतना देते हैं कि जितना उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। आप ज़्यादा पानी देंगे पौधा फिर ख़राब हो जाएगा। उसकी मिट्टी तब्दील करना, उसमें कौन सी खाद डालनी है, कौन सी मिट्टी डालनी है। तो आप जिस तरीके से एक दरख्त की, एक पौधे की तरबियत करते हैं, उनको उसको 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 पालते हैं, उसको पोसते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो ये इस तरीके से इंसान की भी तरबियत होती है। यानी तरबियत जो है वो इतना वसी लफ्ज़ है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी सिफ़त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, हम दुआ करते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान के अंदर आया है कि जिस तरीके से अल्लाह रहम कर हमारे वालिदैन पे, जिस तरीके से उन्होंने हम पर, जिस तरीके से उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। तो इसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिसमें शऊर है, अखलाक है, किरदार है, इंसान की रूहानी, एक स्पिरिचुअल और जिस्मानी। ठीक है, इस इंसानी की रूहानी और जिस्मानी दोनों चीज़ें तरबियत में शामिल हैं। तो ये बात समझें कि तरबियत एक बहुत वसी लफ्ज़ है, जिसका ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा से नहीं है। तो एक चीज़ का तो हमें समझना चाहिए कि हम अपने माशरे में जब हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलाद देते हैं, तो उससे मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि हम इनकी जिस्मानी तरबियत कर रहे हैं, इनको अच्छा खिलाएं, इनको अच्छा पहनाएं। ठीक है, अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, इसकी नफ़ी नहीं है। मगर तरबिया से मुराद, जब हम कहते हैं ना कि हमारे माशरे में तरबिया का फुकदान है, तो उससे मुराद ये होती है कि हमारे माशरे में ऐसा क्यों है कि यहाँ पे तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत, एनजाइटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर हम इन डिटेल इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो बहरहाल तरबियत से मुराद यह है कि जब हम अपने बच्चे की तरबियत करें तो उसकी रूहानी और जिस्मानी दोनों जो नशोनुमा है वो इससे मुराद है। अब मिसाल के तौर पे कि फ़र्द के किरदार और अखलाक की इस्लाह, ये भी तरबिया में आता है अगर इसका इस्तिलाही माना देखें आप। उसके बाद तालीमी और फ़िक्री तरबियत, यानी कि सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं सिखाना, उसको एक फ़िक्र भी देनी है, उसको एक सोच देनी है, उसको एक मकसद देना है। फिर उसके बाद समाजी तरबियत क्या है, ये बताना है कि इंसान अगर एक सोशल लाइफ गुजारता है, जिसे हम कहते हैं सिविक सेंस क्या होती है, जो एक बेसिक एथिक्स हैं सोसाइटी के, वो इंसान को आने चाहिए। देन फिर रूहानी और दीनी तरबियत। उसके बाद फिर जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती का जो इल्म है वो इंसान को आना चाहिए कि किस तरीके से वो खुद को सेहतमंद रखे। बहुत फुकदान है हमारे माशरे में कि अब तो बहुत अर्ली स्टेजेस के ऊपर डायबिटीज़ हो रही हैं, हार्ट इश्यूज हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह यही है क्योंकि हम अपने बच्चे को बचपन में सिर्फ ये सिखाते हैं कि उसके मैथ्स के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, उसकी इंग्लिश पे तवज्जो देते हैं, मतलब कि जो लिटरेसी वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बहुत तवज्जो, लिखने पढ़ने पे उसको अच्छा लिखना आ जाए, उसको अच्छा पढ़ना आ जाए। मगर बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों के बाद उसको अपने जिस्म के हवाले से इल्म नहीं होता कि इसके साथ मुझे करना क्या है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, मेरे जिस्म के लिए क्या चीज़ बेहतर है। आ, बीमारी किसे कहते हैं, बीमारी के भयानक नताइज क्या हो सकते हैं, खुराक का इल्म, कितना खाना है, क्या खाना है, ये तमाम चीज़ें हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं। मतलब कि ये तो शायद हमारे घरों में इसकी बात भी नहीं होती। और जितनी भी हमारे घरों में चीज़ें कंज्यूम होती हैं वो बदकिस्मती से वो बिल्कुल जिस्म के लिए, सेहत के लिए बहुत मुज़िर होती हैं। तो बहरहाल इसका क्रक्स ये है कि तरबिया जो है एक बहुत वसी लफ्ज़ है। जब हम कहते हैं कि बच्चों की तरबियत करना, तो इससे मुराद ये है कि उन उनके उनके शऊर को पालना, पोसना और बड़ा करना।
ऐसा ना हो कि वो जिस्मानी एतबार से जो है वो बढ़ता जाए, जिस्मानी एतबार से उसके मसल्स भी डेवलप हों, बोन्स भी डेवलप हों, अच्छा खासा लंबा चौड़ा नौजवान, बट उसका शऊर छोटा रह जाए या शऊर वजूद में ही ना आया हो, ऐसा ना हो। तो हमें इक्वली शऊर और जिस्म, इन दोनों की जो है वो नशोनुमा करनी है, या हम इसको कह लें कि रूहानी और जिस्मानी दोनों नशोनुमा करनी है। तो ये तो कुछ लुग़वी और इस्तिलाही मानी, इसकी और भी बहुत बहूस है, क्योंकि वक्त की वजह से हम इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो बात, इतनी ही मेरे ख्याल से काफ़ी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ बुनियादी चीज़ें रखूंगा। देखिए, बहुत सी चीज़ें थी बच्चों की, जब हम नशोनुमा और तरबियत की बात करते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। बट जाहिर सी बात है कि हम तमाम चीज़ों को तो कवर नहीं कर सकते। अगर ये कोई कोर्स होता है तो उसके अंदर हम चीज़ों को लेके चलते हैं, उसको कैटेगोरिकली एक एक चीज़ को बयान करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने ना ये रखता हूँ कि देखिए, बच्चे की चार बुनियादी ज़रूरियात हैं, हर बच्चे की। हम बदकिस्मती से इनमें से शायद किसी एक को फोकस करते हुए बाकी तीन को निगलेक्ट कर देते हैं। और इसकी नेग्लिजेंस सिर्फ बच ये नहीं होता कि इसका ताल्लुक सिर्फ बच्चे और माँ या बच्चे और बाप से नहीं होता। ये जो फोर डेवलपमेंटल नीड्स हैं, अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं तो इसका ताल्लुक शायद अदर फैक्टर्स के साथ भी हो, जो मैं आपके सामने रखता हूं अभी। देखिए, चार जो बुनियादी जरूरियात हैं वो है, एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत। इसको इन डिटेल में अभी आपके सामने जिक्र करता हूँ। एक इमोशनल डेवलपमेंट, यानी उसकी जो जज्बाती नशोनुमा है वो कैसी है। फिर आ जाती है सोशल डेवलपमेंट, समाजी उसकी तरबियत करना, समाज में मुआशरे में वो कैसे रहता है। फिर आ जाती है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी उसकी जिस्मानी डेवलपमेंट, जिस्मानी नशोनुमा। तो सोशल, फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये चार बुनियादी डेवलपमेंट्स हैं कि जो बच्चे के लिए इंतहाई जरूरी होती हैं। अब कभी कभी होता क्या है कि हम सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को या आप भी समझ लें कि हमारे यहाँ बहुत से लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में ले लेते हैं, यानी कि बच्चे की एकेडमिया को मजबूत करने के लिए, उसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, हम बच्चे की एकेडमिया को बेहतर बनाने के लिए हम इन तीन जो नीड्स हैं उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने कुछ रिसर्च आप अपनी मैं पेश करता हूँ। ऐसी बात है, रिसर्च तो जो थिंकर्स हैं उनकी है, तो मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट करी थी। देखिए, छोटा बच्चा, आ, हमें पहले ना ये समझना है कि छोटे बच्चे की स्टेजेस क्या होती हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी स्टेजेस क्या होती है, वो किन स्टेजेस से गुजरता है। अच्छा देखें, कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों के जब वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वो किन स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं। देखिए, एक चीज है अटेंशन। बच्चा बहुत छोटा जब होता है ना, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, अटेंशन है द एबिलिटी टू फोकस ऑन टास्क एंड इंफॉर्मेशन। ये जब बच्चे की एज, आप समझ लें कि प्याजे ने इसको जो है ना डिवाइड किया है, एक दो जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेके 2 साल तक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 2 से 7 साल तक आई थिंक, फिर उसके बाद 7 से 11 12, और उसके बाद 12 से ऑनवर्ड। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं अब आपको आपके सामने कुछ टेक्निकल चीजें रखूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाते रहूंगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, अच्छा दूसरी बात ये कि इसके ऊपर डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उनकी डिफरेंट राय हो सकती है,
बट ये इस पे काफी लोगों का इत्तेफाक है कि हाँ ऐसा ही होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। देखिए, फ्यांजी ये कहता है कि जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें एक चीज तो ये है कि फ्रॉम 0 to 2 जो बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर का जो स्टेज होता है वो क्या होता है। चिल्ड्रेन लर्न थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस एंड फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, बच्चे जो है वो कभी कभी चीजों को देखें। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो चीजों को टच करेंगे, और टच करने के बाद वो चीजों को फील करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो चीजें हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। उसके बाद फिर एक चीज आती है जिसके अंदर 2 से 7 तक बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशंस हैं, इसको मैं आपको जो है वो इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूं आगे। चिल्ड्रन बिगिन लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है जहां पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए ये तमाम स्टेजेस आपके सामने जिक्र करने का मतलब क्या है। उसके रीजन ये है कि देखें, हम अक्सर औकात जो है ना वो चीज़ों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। अक्सर औकात चीज़ों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं जब हमारे बच्चे 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं। यानी कि आप समझ लें कि फ्रॉम 2 years to 7, 8, 9 years हम अक्सर चीज़ों को बहुत निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। निग्लेक्ट किस सेंस में कर रहे होते हैं। हमारा आज का मौजूद है बच्चों की तरबियत। तो ये बात याद रखें कि अगर हम इसका क्रक्स ले लेना, पियाजे की थ्योरी का क्रक्स ले लें इसका, तो बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता थिंकिंग, लॉजिक, चीज़ों को जज करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ये पता लगता है कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। आहिस्ता आहिस्ता वो सेंस कर लेता है कि व्हाट इज बीइंग रॉन्ग, या मुझे डॉज किया जा रहा है या मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जज करने लग जाता है। आप भी समझ लें टिल द एज ऑफ 7 एक बच्चे को ये अंदाजा हो जाता है कि व्हाट इज गोइंग अराउंड, ये जो चल रहा है आगे पीछे सब चीजें चल रही हैं, ये इसकी इसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि बच्चा 12 साल के बाद ना फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट करता है। तो 12 साल से पहले पहले ना वो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने लग जाता है कि इफ, अगर मिसाल के तौर पे मैं अपने बच्चे के साथ झूठ बोलता हूँ, ठीक है, और उसको वो फिर क्रिटिकल एनालिसिस करता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि हम हमारे घरों में अक्सर होता है कि हम लोग, एक बच्चा ये देखता है कि मेरी अम्मी या मेरे अब्बू किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, और जब वो घर में आपस में उस शख्स के बारे में कोई बात करते हैं, कोई नेगेटिव बात करते हैं, तो फिर वो ये सोचता है कि ये लोग तो बहुत अच्छे तरीके से शादी पे मिल रहे थे, या जब फला अंकल या फला आंटी घर आई थी तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से मिल रही थी। बट उनके जाने के बाद क्या हुआ फिर, उनके जाने के बाद वाई माई फादर एंड मदर इज टू नेगेटिव, वो उसके बारे में फिर इतना नेगेटिव क्यों हो गए। तो वो ये तमाम चीजें देख रहा होता है, वो ये तमाम चीजें समझ रहा होता है। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब बच्चे की तरबियत की बात करते हैं ना तो हम ये देखें कि बच्चे की जो स्टेजेस हैं वो क्या क्या है। मैं बहुत मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, देखें, 0 to 1 में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप होता है। इन्फेंट्स लर्न टू ट्रस्ट। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप होता है। 1 से लेकर 3 साल की एज में चिल्ड्रन बिगिन टू एसर्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, मतलब कि आप देखें कि बच्चा, आप बोलेंगे ये करो, वो बोलेगा मैं ये नहीं कर रहा। अक्सर हम कहते हैं कि हम बच्चों को जिस काम से रोकते हैं बच्चे वही काम करते हैं। तो बेसिकली वो इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। देन अगर हम देखें 3 से लेके 6 साल, तो इनिशिएटिव वर्सेस द गिल्ट, दे स्टार्ट टू एक्सप्लोर एंड इनिशिएट सोशल इंटरेक्शन। अब 3 से 6 साल का जो बच्चा है वो सोशल
इंटरेक्शन ढूंढता है। और ये बात याद रखें कि आ, आप यूं समझ लें कि फ्रॉम द एज ऑफ टू फ्रॉम द एज ऑफ टू अगर आप बच्चे की इंसल्ट करते हैं, यानी कि उस वक्त बच्चा के जब जो है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की एज से निकल के, ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, आप कहते हैं कि लाइट बंद करो, वो लाइट बंद नहीं कर रहा, आप कहते हैं कि ये ना करो, वो ये कर रहा है। तो इस पूरी एज में अगर आप बच्चे की इंसल्ट करते हैं, ठीक है, या बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ये बात याद रखें कि ये तमाम चीजें उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 3 से लेके 6 साल, फिर 6 से लेके 12 साल तक स्कूल एज होती है, डेवलप सोशल स्किल्स एंड सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। और यहां से बच्चे की जो है ना फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, अब देखें इसमें 2-3 चीजें जो बहुत अहम हैं वो ये हैं कि बच्चा बच्चे की अर्ली एज में क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो गई है। बच्चे की अर्ली एज के अंदर जो है वो उसको गिल्ट फील हो रही है। बच्चा अर्ली एज में एक इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज करना चाह रहा है। ये तमाम चीज़ें, ठीक है, जो हम अगर चाइल्ड साइकोलॉजी इन डेप्थ पढ़ें तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब इसके अगेंस्ट आप हम ये देखें, अगर हम तरबिया के पहलू पर आते हैं तो हमारे घरों में जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत अरसे से जो है वो पेरेंटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास जो इश्यूज आते हैं मैं वो आपके सामने कुछ रखता हूँ। होता यह है कि हमारे घरों में इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता। हम कहते हैं यार ये छोटे बच्चे हैं, और ये छोटे बच्चे हैं तो ठीक है, बच्चे हैं, इनका क्या होगा, मतलब कि ये अभी इतने समझदार नहीं है, अभी ये चीज़ों को नहीं समझते। ये बात याद रखें कि एक 7 साल का बच्चा, ठीक है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमने रिसर्च की है, मैंने आपसे फिर बताया जो डिफरेंट आप रिसर्च पढ़ते हैं, अगर ये कैटेगरीज होती हैं 0 से लेके 2 साल, या 3 से लेके 6 साल, या 6 से लेके 12 साल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। और ये नहीं कि ये बहुत कॉन्क्रीट चीज है, मगर ये बात याद रखें कि एक एक 6 से लेके 7 साल का बच्चा हमने स्कूल्स में विजिट किया। स्कूल्स में हम किंडरगार्टन में गए, KG 1, KG 2, क्लास 1। वो बहुत इजीली जज कर लेता है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड मी। ये अगर टीचर मुझे टॉफी दे रही है, सो फॉर व्हाट रीजन ही इज गिविंग मी द टॉफी। और उसको ये भी सेंस होती है कि ग्रीड क्या होती है। उसको ये नहीं पता कि ग्रीड क्या लफ्ज है, बट जो एक सेंस डेवलप हो जाती है उसके अंदर कि हाँ, अगर मुझे वो ये चीज दे रहे हैं तो उसका ये पर्पज है। हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद बच्चे को इस चीज का अंदाजा नहीं होता। इसीलिए आप देखें बच्चा क्या करता है कि जब उसे कोई काम नहीं करना होता तो वो आपसे डिमांड करता है कि वो उसको पता होता है कि अगर मुझे एक कोई अम्मी अब्बू कोई चीज़ दे देंगे तो मुझसे ये काम करवा लेंगे, या क्लास में अगर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो उससे ये काम हो जाएगा, या अगर मैं जिद करता हूँ, या अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, और ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये सारे काम हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इन तमाम चीज़ों को सीख रहा होता है। हमें ये देखना है कि वो सीख कहाँ से रहा होता है ये तमाम चीज़ें। देखें, हम अक्सर घर में ये निगलेक्ट कर देते हैं कि हम हमारे जो घर में लाइफस्टाइल है, मियाँ बीवी का आपस का रिलेशन, घर में आपकी डेली रूटीन क्या है, आप अगर बच्चे के सामने फोन पे बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, मियाँ बीवी के आपस के रिलेशंस अच्छे हैं या नहीं हैं। आ, उसके बाद फिर अगर घर में ख़वातीन किसी के बारे में कोई बात कर रही हैं तो वो क्या बात कर रही हैं। फिर उसके बाद घर में ड्रामास चलते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों की तरबियत पे बहुत असरअंदाज होती हैं। ये बात याद रखें कि बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो बहुत अर्ली एजेस में स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत साइलेंटली चीज़ों को इवेल्युएट कर रहा होता है कि मेरी, अब वो देखें, वो अपनी माँ को बहुत अर्ली स्टेजेस से इवेल्युएट कर रहा होता है। वो उसके पूरे करेक्टर को इवेल्युएट कर लेता है कि अम्मी ने वहाँ ये कहा था, वहाँ ये कहा था, और अभी अम्मी ने ये किया, अम्मी ये कहती हैं और अम्मी ये करती हैं। वो अपने अब्बू को इवेल्युएट कर रहा होता है। वो अपने माँ बाप के दरमियान जो रिलेशन है उसको इवेल्युएट कर रहा होता है। हमारे सामने कई केसेस इस तरह के आते थे कि जिसमें
हमें बाप से पता चल जाता था बच्चों से बात करके कि इनके जो वालिदैन हैं उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो हम उनको बुला के समझाते थे, देखें आपका बच्चा बहुत छोटा नहीं है, और छोटा बच्चा बहुत इजीली ये एवेल्युएट कर लेता है कि आपके दरमियान के कैसे रिलेशन है। दादा दादी घर पे हैं, दादा दादी का लाइफस्टाइल क्या है, ये तमाम चीजें जो है बच्चा इवेल्युएट कर रहा होता है। तो इस वजह से इस चीज का बहुत खास ख्याल रखा जाए कि घर में अगर आपने बच्चों की तरबियत करनी, जो तरबियत का मैंने आपको पूरा मफहूम बताया कि तरबियत क्या होती है, अगर आपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, और क्योंकि बहैसियत मुस्लिम हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होके एक अच्छे मुसलमान बने, एक अच्छे इंसान बने, और दीन इस्लाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कोई काम ले ले। तो अगर उनकी शऊरी नशो नुमा करना चाहते हैं तो ये बात याद रखें कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब औलाद ली थी, तो वी नीड टू बी वेरी सीरियस, हमें बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है। अगर आप जो जो वेस्टर्न डिस्कोर्स है, जो मॉडर्न डिस्कोर्स है, अगर आप उसको पढ़ें, उन्होंने इतना डेप्थ कैटेगराइजेशन की है बच्चों की तरबियत की कि वो 1 महीने में क्या करता है, 2 महीने में क्या करता है, 4 महीने में क्या करता है, उसका ब्रेन कैसे बिहेव करता है। इतनी डेप्थ कैटेगराइजेशन को अगर आप पढ़ लेना तो आप थोड़ी देर के लिए आप हैरान हो जाएं कि हमारे बच्चे घर में 2 साल की एज में उस तरह के 2 साल के नहीं थे जिस तरह के हम समझ रहे थे, या हमारे बच्चे जब 4 साल के थे या 5 साल के हैं या 6 साल के हैं, वो वो उस तरह के 6 साल के नहीं है जिस तरह के 6 साल के हम समझ रहे हैं। दे आर दे आर थिंकिंग, दे आर क्रिटिकली थिंकिंग, दे आर मेकिंग परसेप्शंस, उनके परसेप्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 5 6 7 वो परसेप्शंस क्रिएट करते हैं। और ये बात याद रखें, आपका पूरी जो लाइफ है वो परसेप्शंस पे ही तो चलती है। फिर आगे आपने झूठ का परसेप्शन, आपके पास आपका परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड क्या है, आपका वर्ल्ड व्यू क्या है, आपकी सच की तारीफ क्या है, आपकी झूठ की तारीफ क्या है, आप धोखा देना सीख गए, धोखा कब दिया जाता है, धोखे के क्या फायदे होते हैं, झूठ के क्या फायदे होते हैं, सच के क्या फायदे होते हैं, वो पूरा एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं, आप कहते हैं यार कभी ये बहुत छोटा बच्चा है बट ये बहुत बहुत बड़ी बात कर जाता है। तो ये बात याद रखें कि बच्चों का परसेप्शन क्रिएट हो रहा होता है, और अगली उनकी जिंदगी जो होती है, जो उनकी टीन एज की जो लाइफ होती है, वो उसी परसेप्शन को आगे लेके चलते हैं। यूँ समझ लें कि उनकी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही होती है फ्रॉम, आप यूँ समझ लें कि फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 2 years, ठीक है, आगे जाके 6 7 8 years तक उनकी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो चुकी होती है। वो ये डिसाइड कर चुके होते हैं, उनकी डेफिनेशंस बन चुकी होती हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, और जब मैं फंसूंगा तो मुझे क्या करना है, और मुझे स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, मुझे सिक्योर कैसे होना है, इनसिक्योर मैं कहाँ होता हूँ तो मुझे किस तरीके से सिक्योर होना है। तो हाउ टू मैनेज हिमसेल्फ, वो ये तमाम चीजें सीख चुका होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह ताला से हमने जब औलाद ली तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब हम माँ बाप बन जाएं तो माँ बाप, दे मस्ट बी वेरी मेच्योर, उनको बहुत मेच्योर होना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने बच्चों की बहुत आला तरबियत करनी है तो उनको बहुत मेच्योर होना पड़ेगा। वो खा कैसे रहे हैं, वो कैसे पी रहे हैं, वो कैसे उठ रहे हैं, वो कैसे बैठ रहे हैं, वो गुफ्तगू कैसे कर रहे हैं आपस में। कभी कभार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहे होते, तो बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर हमारे, हम जब कॉन्फ्लिक्ट आपस में करते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं होता, तो ये बात याद रखिए बच्चे के ऊपर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। वी हैव सीन, मैंने एक बच्चा, हमारे पास एक केस आया, वो बच्चा स्कूल में कोई 3 4 साल से पढ़ रहा था और वो स्कूल में बात नहीं करता था। उसने पिछले 3 साल से गुफ्तगू नहीं करी थी, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला था। मतलब बहुत से इस तरह के केस आते थे कि बच्चे इमोशनली डैमेज हुए होते थे, इमोशनली डैमेज हुए थे जिसकी वजह से उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी। तो ये बात याद रखें कि आपके दरमियान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो घर में जिस
तरीके से मैनेज होगा, बच्चा वही मैनेजमेंट स्किल्स सीखेगा। तो सबसे बुनियादी चीज तो ये कि अपने घर के माहौल को बहुत बेहतर रखें। देखिए, बच्चे की तरबियत में जो मरकजी किरदार है वो वालिदैन का है। और ये बात भी याद रखें कि स्कूल कभी भी बच्चे की तरबियत नहीं कर सकता। स्कूल नहीं कर सकता बच्चे की तरबियत, वो तालीम से देने से भी कासिर है। ये एक बहुत अलग चीज़ है कि स्कूल्स क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो मॉडर्न जो है एजुकेशन सिस्टम है वो एक अल्ट्रा इंडस्ट्रियलाइज और अल्ट्रा अर्बनाइज जो है वो है, जिसकी वजह से ना तालीम तो दूर की बात, तरबिया तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। ना ये तालीम दे रहे हैं तरीके से, ना ये तरबिया कर रहे हैं बच्चों की। तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द एजुकेशनल, चाहे वो इस्लामिक इदारे हों चाहे वो दुनियावी इदारे हों, इनमें से कोई भी इदारा बच्चे की तरबियत करने से कासिर है। तो ये तो तरबियत तो नहीं कर सकते। तरबियत सिर्फ कौन करेगा? तरबियत सिर्फ वालदैन करेंगे, ये लोग तरबियत नहीं कर सकते। और तरबिया का मैंने कि अभी आपको लुग़वी और जो है इस्तिलाही माना बताया कि जब आप बच्चों की रूहानी, समाजी, अखलाकी और शऊरी नशोनुमा करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी भी रूहानी, शऊरी, फिक्री और समाजी इस्लाह करें बिफोर कंसीविंग अ बेबी। आप शादी करने से पहले कम से कम आपको ये शऊर हो कि आप अल्लाह ताला से औलाद लेने जा रहे हैं। और अब जब ये औलाद होगी, यू नीड टू बी मेच्योर। वो जितनी भी इमेच्योरिटीज थी आपकी जिंदगी में, आपको उसे खत्म करके एक मेच्योर मुसलमान बनना होगा। और क्योंकि एक मेच्योर मुसलमान ही एक मेच्योर मुसलमान को की परवरिश कर सकता है। आपकी इमेच्योरिटीज, यानी इमेच्योरिटीज से मुराद, अगर मैं बहुत स्ट्रेस्ड होके घर में आया हूँ और उसके बाद मैं घर पे बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं और मेरी बेगम बहुत शाउट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, या मैं कोई भी ऐसी चीज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे। और जब वो उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे होंगे मेरे बारे में, अपनी माँ के बारे में, घर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, वो अपनी लाइफ को उससे रिलेट कर रहे होंगे। तो इमेजिन के एक ऐसे माहौल में अगर एक बच्चा परवरिश पाएगा तो वो किस कदर इमोशनली डैमेज होगा। हमने बहुत इस तरह के केसेस देखे हैं कि बच्चा मैथ्स में कमजोर नहीं है, बच्चा साइंस में कमजोर नहीं है, बच्चा इंग्लिश में कमजोर नहीं है, बच्चा इमोशनली डैमेज है। अब इमोशनली डैमेज वो कहाँ से? सबसे बुनियादी चीज वो घर है, क्योंकि घर वाले उसको इमोशनली सिक्योर करने से कासिर हैं। और वो ये समझते हैं कि ये तमाम चीजें स्कूल करेगा। नहीं, स्कूल नहीं करेगा। स्कूल तरबिया, कोई भी इदारा तरबिया कर ही नहीं सकता। तरबिया जो है वो मुरब्बी करता है। और मुरब्बी सिर्फ माँ बाप हैं या घर में दादा दादी हैं जो घर के बड़े हैं, वो लोग तरबिया करते हैं, कभी भी इदारा तरबियत नहीं करता। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये तो हो गई बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट, के जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल डेवलपमेंट। फिर है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, हम अक्सर औकात बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए उनकी फिजिकल डेवलपमेंट इग्नोर कर देते हैं। उसके नतीजे में होता क्या है कि बच्चा एकेडमिकली वीक हो जाता है। बहुत से जो है वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी से जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डोपामिन है, कॉर्टिजोल है। ये यानी कि मोटिवेशन को रेगुलेट करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, आपकी मसल्स की ग्रोथ है, आपकी ब्रेन की ग्रोथ है, आपकी मूड जो है वो अच्छा रखते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में एक्सरसाइज को लाएं। ठीक है, तो क्योंकि हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, हम बिल्कुल बैठे रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये तमाम हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होते कि जो हमें मोटिवेट करें, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करें, हमारा हार्ट रेट कंट्रोल करें। आपको पता है बहुत अर्ली एजेस में बच्चों को शुगर हो रही है। अभी रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले कुछ एक पेरेंट मेरे पास आए, उनके 14 साल के बेटे को डायबिटीज निकली। 14 साल के बेटे को, वो बहुत अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, सब कुछ है, मगर 14 से 15 साल के बेटे को डायबिटीज हो गई उनके। आ, एक और लड़का, जो क्या कहते हैं, जहाँ मेरा ऑफिस है उसके नीचे ही एक और ऑफिस है, तो ही टोल्ड मी कि उसको तकरीबन 23 साल उसकी एज है और उसको ब्लड प्रेशर की डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है। सो व्हाट व्हाट आर द रीजंस?
ऑटोमेटिकली जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होगा और आपके बच्चे में वो हार्मोन्स ही रिलीज नहीं हो रहे हैं कि जो उसको मोटिवेट करें। आप अक्सर ये कहते हैं ना, बच्चा मोटिवेट नहीं हो रहा मेरा, बच्चा बहुत लेथार्जी है, बच्चा बहुत वीक है, बच्चा जो है वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा बच्चे का। तो व्हाट आर द रीजंस? हम सुबह बच्चे को उठा के स्कूल भेजते हैं, जब वो स्कूल से आता है तो वो सिपारा पढ़ता है, फिर वो ट्यूशन जाता है। वालदेन की कोशिश ये होती है कि पूरा वक्त सिर्फ वो पढ़ता रहे, साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, इंग्लिश पढ़े, अच्छे नंबर्स ले ले। बट हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जो और डेवलपमेंटल नीड्स हैं, यानी कि एक फिजिकल जो डेवलपमेंट है उस पर हम शदीद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं। दिस इज द रीजन कि वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस द हेल्दी ब्रेन्स। और जब तक हेल्दी ब्रेन्स, हेल्दी माइंड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कोई बहुत बड़ी इनोवेशन तो हम कर ही नहीं सकते। दुनिया में जो बड़ी बड़ी इनोवेशंस कर रहे हैं हम तो उनमें से नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक तो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, उसको पसीना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है। आ, जब उसको पसीना नहीं आएगा वो खेलेगा नहीं, और उसमें से वो हार्मोन्स ही रिलीज नहीं हो रहे हैं कि जो उसको मोटिवेट करेंगे, जो उसके स्ट्रेस को। हम ये समझते हैं कि शायद उसको स्कूल में स्ट्रेस नहीं होना, क्योंकि स्कूल इज अ वेरी पैथेटिक प्लेस। मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बट उनको बहुत लेट एज में मैंने स्कूल भेजा, कोई तकरीबन 7-8 साल की एज में। बट आई एम नॉट इन द फेवर, मे बी कि मैं 2 साल 3 साल स्कूल पढ़ा के उनको स्कूल से जो है वो एक्सक्यूज कर लूँ। एंड एंड माई चिल्ड्रन आर विद मी कि ठीक है बाबा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मेरी बेटी क्लास 2 में है और उसने तकरीबन बोर्ड मैथ्स कंप्लीट कर लिया है। क्लास 8, ओ लेवल्स 8 तक का मैथ्स उसने कर लिया है। उसकी रीडिंग अच्छी है, वो मुझे कहती है आगे कि बाबा मैं रीडिंग भी कंप्लीट कर ली, ऑलिवर ट्विस्ट पूरी पढ़ ली है, मैंने मैथ्स कर लिया, तो अब मैं आगे क्या करूँ? शी इज गेटिंग बोर्ड इन द क्लास। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है। स्कूल देखिए, जब आप स्कूल में बच्चे को डालेंगे ना तो आपको अकॉर्डिंगली स्कूल तो चलना है। अब आप या तो बच्चों को स्कूल ना डालें, और इसके पास ऑल्टरनेट भी कोई नहीं है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि बच्चों को स्कूल ना डालें, बट ऑटोमेटिकली आपको उसके पैटर्न पे चलना होगा। या उसके पैटर्न पे चलेंगे तो वो 6 से 7 घंटे, समझ लें कि द चाइल्ड इज इन स्ट्रेस। उसको मैथ्स का पीरियड है, 45 मिनट्स बाद इंग्लिश का पीरियड है, 45 मिनट्स बाद आर्ट्स का पीरियड है, फिर साइंस का पीरियड है। दिस इज अ डिफरेंट डिबेट कि एक दिन में या एक साल में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ना क्या साइकोलॉजिकली हेल्दी है या नहीं है? सो द क्रक्स इज इट्स नॉट हेल्दी। ये एक डिफरेंट डिबेट है जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद नंबर्स लेने होते हैं बच्चों ने, उनके पेपर्स होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं। योर चाइल्ड इज इन अ कंटिन्यूस स्ट्रेस। और उसके बाद फिर बच्चे वालिदैन और स्ट्रेस दे रहे होते हैं कि बेटा 80%, 90%, 95%। ठीक है, दिस इज अ पैटर्न। अब ये एक डिफरेंट डिबेट है, ये सही है या गलत है, इसकी एक अलग बहस है, बट ये सब चीजें चल रही हैं नॉर्मली। अब इन तमाम चीजों में आपके बच्चा स्ट्रेस भी ले रहा है और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज भी बिल्कुल नहीं है। जो हार्मोन्स उसके रिलीज होने चाहिए कि जो उसकी स्ट्रेस को मैनेज करें, जो उसको मोटिवेट करें, जो उसके मूड्स को अच्छा करें, जो पॉजिटिविटी डेवलप करें, वो तो नहीं हो रहे उसके अंदर। दिस इज द रीजन कि बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं। और इसी वजह से टीन एजेस में जाके जो जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है ना उनके अंदर, जो एटीट्यूड ऑफ रिबल एक उनके अंदर डेवलप होता है, वो बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा होता है। एक मैंने आपके सामने इमोशनल रखा, इमोशनल चीज कि घर में, एटलीस्ट घर में अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखें कि जो बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट हो, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट हो। बच्चे की जो इमोशनल नशो नुमा है वो बहुत अच्छी हो। वो ये देखें कि हाँ, इफ माई मदर एंड माई फादर इज इन कॉन्फ्लिक्ट, यस, कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल, बट हाउ जेंटली दे आर रिजॉल्विंग देयर कॉन्फ्लिक्ट, how how much respect my mother is giving to my father and my father is giving to my mother। तो वो भी कल को रिस्पेक्ट देगा, वो सॉरी भी करेगा, वो एक्सक्यूज भी करेगा, और वो आप लड़ेगा नहीं कल को। ठीक है, वो शाउट नहीं करेगा। सेकेंडली, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली, आप देखें देखें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या बाहर की जो स्टेट्स हैं, बहुत अच्छा
इनके पास स्पोर्ट्स रिसोर्स डेवलप होता है ना, स्विमिंग देख लें, क्रिकेट देख लें, बहुत फिट होते हैं, बहुत फिट होते हैं। पाकिस्तानी टीम को देख लें, ऑस्ट्रेलियन टीम को देख लें, दे आर वेरी मच फिट, क्योंकि उनकी स्कूल से ही, उनकी बहुत अर्ली स्टेजेस से ही उनको ये तमाम चीजें करवाई जाती हैं। वो मेंटली भी बहुत हेल्दी होते हैं, फिजिकली भी बहुत हेल्दी होते हैं, वो इनोवेशंस भी करते हैं, वो एक्सरसाइज भी, मतलब कि दे आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक चीज और आती है, वो है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा जो है वो ही नीड्स अ सोसाइटी। अगर वो सोशली इंडल्ज नहीं हो पाएगा, अगेन देर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम ये कहते हैं कि क्योंकि वो सोशल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रही है और वो सोशली जो है हमें इसको इंडल्ज करना है, तो हम उसको स्कूल भिजवा दें। तो ठीक है, स्कूल एक चीज जगह है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है, क्योंकि देखें, बच्चे को उसके एज फेलोज चाहिए जिसके साथ वो इंटरेक्शन की, जिसमें हम पेयर लर्निंग कहते हैं, ठीक है, पेयर लर्निंग होती है। आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चे को टाइम देना, अगर आप उसके साथ चेस खेल रहे हैं, उसके साथ स्क्रेबल खेल रहे हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड कि आप बच्चों को बच्चे की जो है वो मेंटल उस पे आके, कैलिबर पर आके आप उसको टाइम दें, और फिर वो पेशेंस का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप उतना पेशेंस रखें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेयर लर्निंग हो। अगर उस एज के बच्चे आपस में चेस खेलते हैं, स्क्रैबल खेलते हैं, आपस में क्वेश्चंस करते हैं, आपस में चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें उनकी लर्निंग को इन्हांस करेंगी। अनफॉर्चुनेटली हम ये अक्सर स्कूल्स में कहते हैं कि भाई आप पेयर लर्निंग के ऊपर जो है वो तवज्जो दें, ठीक है। पेयर लर्निंग क्या होती है कि जब हम बच्चों के ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर बच्चे लर्निंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो इन्हांस होती है, उनकी लर्निंग अच्छी होती है। तो ये कुछ चार कुछ फंडामेंटल नीड्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। बहुत इसका मैंने बिल्कुल ट्रक्स आपके सामने रखे, इट इज समटाइम वेरी हार्ड फॉर मी कि बिल्कुल एक शॉर्ट लेक्चर में हम तमाम चीज़ों को कवर करें। बट अभी बुनियादी चीज़ें ये हैं, और इसके बाद लास्ट पार्ट में मैं आपके सामने कुछ अहादीस रखूंगा। उसका रीज़न ये है, मैंने आपके सामने ये तमाम चीज़ें पहले रखी हैं और वो बाद में रख रहा हूँ, कि हम ये देखें कि ये तमाम चीज़ें हमारे इस्लामिक डिस्कोर्स में मौजूद हैं। बदकिस्मती से हम ना मॉडर्न डिस्कोर्स पढ़ा है हमने, ना इस्लामिक डिस्कोर्स पढ़ा है, और हम अपने बच्चों को सिर्फ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, उनके जिस्म को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, उनके शऊर पे काम नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये कि शायद हमारे भी शऊर पे उतना काम नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें भी ये बात याद रखें, हमें कोशिश करें, जितनी भी वालदेन हैं वो कोशिश करें, चीज़ों को पढ़ें, बुक रीडिंग करें, इन चीज़ों को पढ़ें, और बच्चे के बिहेवियर के ऊपर फोकस करें, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इनका बहुत गहरा रिलेशन है इमोशंस से, सोसाइटी से, और फिजिकल डेवलपमेंट से। अगर इनमें से कोई भी एक नीड कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ये बात याद रखें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट असरअंदाज होगी। बच्चा अगर स्ट्रेस्ड हो रहा है, सो प्लीज उसके नंबर्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, उसकी एकेडमिया पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, उसको रिलैक्स छोड़ें, एंड स्टैंड विद योर चाइल्ड। ये बात याद रखें, बच्चा हमेशा आपसे ये चाहता है कि स्टैंड विद हिम या स्टैंड विद हर। उसकी सुने, उसकी सुने, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम द वे शी और ही वांट्स। कोशिश करें कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कि स्कूल से कोई कंप्लेन आती है, कोई इस तरह की चीज होती है, बजाय इसके कि आप उसको गिल्टी या उसको ब्लेम करें, ट्राई टू सिट विद योर चाइल्ड। मगर उसके लिए जरूरी है ना कि आपका अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो। मैंने वसल्लम की हदीस आपके सामने रखता हूँ कि बॉन्डिंग कैसी, बॉन्डिंग अच्छी हो। जो आपकी बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा आपसे चीजों को शेयर ही नहीं करेगा। सिट विद देम, क्योंकि एकेडमिया इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइफ। उसकी जिंदगी तो बहुत बड़ी है ना, उसने आगे बच्चों की माँ बनना है, उसने बीवी बनना है। जाहिर सी बात है कि घर में जब कोई शौहर की बीवी बनता है, तो फिर उसने बहू भी बनना है, उसने और भी 10 लोगों से मिलना है,
मर्द ने कल को बाहर जाना है, नौकरी करनी है, बाप बनना है, शौहर बनना है, पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो वो जो एक एक बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ है, जब ये छोटे बच्चे अगर अभी से इमोशनली मिसमैनेज्ड होंगे, फिजिकली मिसमैनेज्ड होंगे, सोशली मिसमैनेज्ड होंगे, कॉग्निटिव ग्रोथ के एतबार से मिसमैनेज होंगे, तो ये बात सोचें कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो क्या होगा। ये बात याद रखें, ये तमाम चीजें उनको अफेक्ट करेंगी आगे जाके। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है वो देखते हैं कि कुछ नुसूस मैं आपके सामने रखूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अहादीस हैं बच्चों के अखलाक को लेके। ठीक है। देखिए, एक तो है बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाने की अहमियत क्या है। ठीक है। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों का इकराम करो और इनकी बेहतरीन तरबियत करो। अब देखिए, बहुत बहुत अक्रिमू औलादकुम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। जो मैंने आपसे कहा ना कि बच्चों को रिस्पेक्ट दें, अक्रिमू औलादकुम, उसकी अर्ली डेवलपमेंटल एजेस, जो एज है, उसमें उसको गिल्ट महसूस होता है। अगर आप उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको पता लगेगा, उसको इज्जत और बेइज्जती का अंदाजा हो जाता है। और आप कभी देखते हैं कि बच्चा जो है वो ये कह रहा होता है कि मैं चल रहा हूं, मेरे साथ चांद जा रहा है। ठीक है। वो ये सिंबल्स यूज करता है, मेरे साथ चांद जा रहा है। तो वो चीजों को एज इट इज ले रहा होता है। बच्चा अर्ली स्टेजेस पे ये नहीं कह रहा होता ये मेरी अम्मी है तो ये मेरे साथ मजाक कर सकती हैं, ये मेरे अब्बू हैं तो ये मेरे साथ मजाक कर सकते हैं। चलो यार, ये सब बैठे हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ और मैं तो इनका खिलौना हूँ, तो ये मेरे साथ ये कर सकते हैं, कि मेरी असल में बेइज्जती नहीं है, ये मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, ये तो वैसे ही कर रहे हैं। बच्चा ये नहीं समझेगा। बच्चा तो ये समझ रहा होता है कि मून इज वॉकिंग विद मी, चांद मेरे साथ चल रहा है। इसको जब इन डेप्थ पढ़ेंगे ना आप, जो कैटेगरीज की है पियाजी ने, तो चांद को वो अपने साथ समझ रहा होता है कि वो चल रहा है। आप देखें, छोटा बच्चा फ्रॉम 3 to 6, वो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों को एक ही जैसा कंसीव करता है। यानी कि उसका टेडी बेयर जब होगा, वो फॉर एग्जांपल वो अपने टेडी बेयर के साथ बहुत इमोशनली अटैच हो जाएगा। वो उसको कपड़े पहनाएगा, वो उसका ख्याल करेगा, वो आपको जो खाना खाएगा वो उसको खिलाएगा। छोटी बच्चियां होती हैं, वो गुड़िया का ख्याल करती हैं। तो वो उसको ऐसे ही ले रहा होता है कि जैसे कोई लिविंग थिंग है। ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। वो अपने टेडी बेयर को, वो अपनी गुड़िया को ऐसे ही ले रहे होते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाल बनाएंगे, और अगर कुछ हो जाएगा तो वो रोएंगे। ठीक है। इमोशनली डैमेज होते हैं वो। तो ये बात याद रखें, अगर आप बच्चों का इकराम नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ 3 साल के बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, इनके इकराम की जरूरत है। इनका इकराम नहीं करेंगे तो वो खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसमें वो एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ ना, तो वो कभी भी जल्दी मेच्योर नहीं होगा। तो नबी ने फरमाया कि अक्रिमु औलादकुम, अपने बच्चों का इकराम करो और इनकी बेहतरीन तरबियत करो। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत का बर्ताव। ठीक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, फिर कब्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन इब्न अली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन हसन को बोसा दिया। अब वहां पे अकरा बिन हाबिस बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी उनमें से किसी एक को भी बोसा नहीं दिया। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, कि फरमाया जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आ, ये देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे। आप ये देखें कि नमाज एक बहुत अहम इबादत है। जब अल्लाह के नबी वसल्लम के नवासे आते और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो यहाँ पे शोल्डर्स पे बैठ जाते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को तवील कर दिया करते थे, और हजरत फातिमा से बोलते थे इनको मना मत करो, आने दो इनको। तो आप ये देखें कि बच्चे की रिस्पेक्ट, उसको उसको ये एहसास दिलाना कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर अल्लाह के नबी वसल्लम अपने गोद में ले लिया करते थे और नमाज पढ़ाया करते थे।
मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से बोला कि इनको मना मत करो आने में। क्यों? क्योंकि वो आएंगी, देखेंगे मस्जिद का माहौल, देखेंगे ये तमाम चीजें करेंगे, तो उनके अंदर ये शौक और शौक डेवलप होगा। फिर उसके बाद बच्चों की इज्जत और इनके साथ नरमी का बर्ताव। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसे बुरे गुलाम ना बनो जो सिर्फ खौफ के तहत काम करता हो, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। ठीक है? यानी जब बच्चों को किसी चीज के ऊपर गामजन करना हो, तो उनको अथॉरिटी के साथ मत बोलो, कोशिश करो कि उसके अंदर एक शौक डेवलप हो। देखिए, हमारी बदकिस्मती है ना कि हम लोग बहुत से इबादात ऐसे करते हैं, हम में से बहुत लोग इबादात ऐसे करते हैं कि जैसे ये मजबूरी है करना, ठीक है? ये बहुत मजबूरी है, ठीक है? तो हम स्पेस नहीं दे रहे होते, हम सख्ती कर रहे होते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि कोशिश करो कि ऐसे बुरे गुलाम ना बनो जो सिर्फ खौफ के तहत काम करता हो। अगर आप बच्चे को खौफ के तहत अपनी इज्जत करवाएंगे, अगर आप बच्चे को खौफ के तहत अपनी बात मनवाएंगे, अगर आप बच्चे को खौफ के तहत किसी काम करने पे मजबूर कर देंगे, तो ये बात याद रखें, आ, अपनी लेटर स्टेज के ऊपर वो जब बड़ा होगा और जब वो इंडिपेंडेंट होगा, तो ये बात याद रखें, उस वक्त फिर वो आपकी नहीं मानेगा। क्योंकि ये तमाम चीजें खौफ से हो रही है ना, और खौफ से जो चीज करवाया जाए वो क्या है? उससे तरबियत तो नहीं होगी, उससे जो है वो डेवलपमेंट तो नहीं होगी, शऊर की डेवलपमेंट तो नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि बच्चों के साथ शफीक रहो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चों के लिए दुआ की अहमियत देखें कितनी है। मसला ये है कि आजकल के वालिदैन भी संजीदा नहीं है ना बच्चों को लेके, तो मतलब कि वो खुद भी संजीदा नहीं है, तो फिर आगे बच्चों के साथ क्या संजीदा होंगे। पता नहीं हम में से कितने लोगों ने ये किया। उन्होंने फरमाया कि इज़ा दार रजुलु लिवलदिही इस्तिजाब अल्लाहु लहू। जब कोई शख्स अपनी औलाद के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसका जवाब देता है, यानी उसकी दुआ कबूल करता है। तो हमने कितनी मर्तबा अपने औलाद के लिए, देखें, हम दुआ उस वक्त करते हैं कि जब हम किसी पर्पस के साथ कनेक्ट होते हैं ना। हम जब पर्पस के साथ कनेक्ट ही नहीं है, तो हम दुआ कैसे करेंगे और फिर क्या दुआ करें? हम कहते हैं अल्लाह ताला बस मेरे बच्चे को कामयाब कर दे, और हमारी जो जहन में कामयाबी का जो तसव्वुर है वो क्या है? तो उसके ऊपर भी एक पूरी बहस है कि हमारे यहाँ पे सक्सेस का या कामयाबी का तसव्वुर क्या है। उसके बाद फिर बच्चों की तरबियत के जो का अजर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स 3 बेटियों की परवरिश करे, इन्हें अदब सिखाए, इनकी शादी करे और इनके साथ अच्छा बर्ताव करे, इसके लिए जन्नत है। ठीक है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे ये बेटियों के लिए क्यों कहा? क्यों? क्योंकि देखिए, एक बात एक बड़ी नेचुरल है इसके ऊपर, जो है वो बहुत से एविडेंस भी हैं। असल तरबियत जो है ना वो माँ करती है। अल्लाह ने औरत को माँ बनाया, उसके पेट में 9 महीने जो है बच्चा होता है, और जो अटैचमेंट औलाद की माँ के साथ होती है, ठीक है, बाप के साथ भी होती है, मगर माँ के साथ ज्यादा होती है। बाप बाहर होता है, काम करता है, आता है, 1 घंटा 2 घंटा कुछ टाइम दीजिए, बट माँ तो 24 घंटे उसके साथ होती है। माँ के साथ उसकी अटैचमेंट ज्यादा है। इसीलिए इन्होंने फरमाया है कि जो शख्स अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करे, उनको अदब सिखाए, उनकी शादी करे, अच्छा बर्ताव करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि जन्नत है उसके लिए। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आ, अगर हम छोटी उम्र से ही अपने बेटे और अपने बेटी, इनको एक ऐसा शख्स बनाएं कि ये एक अच्छे शौहर, अच्छी बीवी, अच्छा बाप, अच्छी औलाद, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बने, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अगली जनरेशन है, यकीनन वो, अगर पर्पसलेस भी हैं अभी हम, तो फिर पर्पसफुल हो जाएंगे वो। फिर मैं कुछ अक़वाल आपके सामने रखता हूँ जो हमारे मुस्लिम थिंकर्स हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, आप देखें कि वो तमाम चीज़ें उन्होंने पहले भी बयान करी हुई हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब अहयाउल उलूम में, फरमाते हैं कि बचपन में बच्चे का दिल एक साफ तख्ती की तरह होता है, जिस पर जो भी नक्श किया जाए वो मजबूती से कायम रहता है। ठीक है?
तो वो जो मैंने आपको बताया ना, बच्चा परसेप्शन अपना उसका वो क्या कहते हैं कर रहा बन रहा होता है उसका, वो उसका जो रियलिटी है उसकी डेफिनेशन और वो तमाम चीजें। तो हम गजाली कहते हैं बचपन में इसका दिल तख्ती की तरह होता है, ठीक है, जो लिख दोगे बच्चा वैसे ही बन जाएगा। उसके बाद इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब तुहफ़तुल मौलूद में कि बच्चों के साथ नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि सख्ती बच्चों के दिल में बुग़्ज़ और नफरत पैदा कर सकती है। इमाम इब्न क़य्यिम एक बहुत बड़े इमाम, ठीक है, क्या कहते हैं कि बच्चों के साथ नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि सख्ती बच्चों के दिल में बुग़्ज़ और नफरत पैदा कर सकती है। तो फिर आप उसको कोई भी अच्छी बात सिखाना चाहेंगे, क्योंकि उसने एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया है ना आपके बारे में कि आप सख्त हैं, और आप जो है वो क्या कहते हैं फोर्स करते हैं, और वो आप उसके लिए एक नेगेटिव कैरेक्टर बन गए, ठीक है, तो आप बैड हैं, आप गंदे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप उससे कोई अच्छा काम भी बताएंगे, वो उसको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देगा। जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कि चीज का इंतकाल मुंतकिल हो जाना किसी में। फिर आगे मजीद क्या कहते हैं अपना अच्छे खासी अकवाल हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चों को सब्र और शुक्र की आदत डालना वालिदैन का पहला फर्ज है। अब मसला ये कि खुद में शुक्र और सब्र होगा तो आगे आदत डालेंगे ना। वाल सब्र कैसे सिखाएंगे? सब्र तो एक बहुत बड़ी चीज है। शुक्र कैसे सिखाएंगे आप? शुक्र और सब्र की डेफिनेशन तो नहीं सिखा सकते बच्चे को, अपने अमल से सिखाएंगे शुक्र और सब्र। और एक और चीज जो बच्चे की जिद है, जिद एक बच्चा जिद करता है, कोशिश करें कि बच्चे की जिद ये हमसे भी हो जाता है, बीइंग अ पेरेंट हम लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं कभी कभी बच्चे की जिद पूरी करने के लिए, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। कोशिश करें कि बच्चे के अंदर मतलब कि इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को तरसाएं, तरसाने समथिंग एल्स। बच्चे में शुक्र और सब्र की आदत डालें। जब आप सब्र और शुक्र करेंगे, आपकी बेगम सब्र और शुक्र करेगी, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा एक्ट आप जो है वो उसको करके दिखाएंगे सब्र और शुक्र, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी डलेगी। दूसरा, अगर वो जिद कर रहा है तो दो चीजें होती हैं। एक तो फौरन आपने बोला नहीं नहीं कर रहा ये बात, अब वो तरसेगा रोएगा, दिस इज नॉट द वे। ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि भाई देखो बेटा, दिस इज द रीजन के आई कैन नॉट कंज्यूम दिस टॉय या दिस बर्गर, क्योंकि इसके ये रीजन है, मैं आपको कंज्यूम नहीं करवा सकता ये तमाम चीजें ना, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है बच्चे को समझाना आहिस्ता आहिस्ता। देखें अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान नाजिल किया तो कितने साल में नाजिल हुआ कुरान? 23 साल में नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब को एकदम हराम करार नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मिजाज को समझें कि अल्लाह अगर हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे रब हैं, किस तरीके से अल्लाह ने हमारी तरबियत करी। अल्लाह नोज के जिन गुनाहों में ये पड़े हैं, रफ्ता 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 उनसे इनकी आदत छुड़वानी है। तो ये मिजाज है ना कुरान के नुज़ूल का, और यही मिजाज है अगर आप जो आयात हैं अहकाम की वो पढ़ें। ये तो सारी मदीना में जाके नाजिल हुई हैं, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी यही मिजाज है। कोशिश करें कि रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशनरी प्रोसेस से बच्चे को समझाएं। और फॉर द टाइम बिंग अगर आपको लगता है कि आज अगर हम ये लेक्चर सुन रहे हैं, अगर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ये लगता है कि यार बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चे को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो अब मिसाल के तौर पे पिछले कई साल से मोबाइल देख रहा है रोजाना 4 घंटे 3 घंटे। आप एकदम मोबाइल छीनेंगे वो इरिटेट होगा, जिद में आ जाएगा, आप नहीं कर सकते। कोशिश करें उसको ये समझाएं कि इसके नेगेटिव जो है वो इम्पेक्ट क्या होगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी मेमोरी में। उसे कुछ मिसालें दें, कुछ ऐसी मिसालें जो वो रिलेट कर सके। बड़ी बड़ी मिसालें रिलेट नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसी मिसालें दें। तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता उसको आप इस तरफ लाएं। तो आई थिंक हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो अच्छा खासा जो है वो वक्त हो गया है। तो बाकी मैं चाहूंगा कि अब आप लोग जो है वो कुछ अगर आप लोगों के सवालात हैं तो आप कर लें। तो बस यही इसका इसका जो है क्रक्स है कि छोटे बच्चे ने बड़ा भी होना है।
अल्लाह सबकी औलाद को लंबी ज़िंदगी, सेहत और ईमान के साथ लंबी ज़िंदगी दे। वो बच्चे ने बड़ा भी होना है, तो जब उसने बड़ा होना है तो उसकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस हैं, जिसमें उसको बड़ा स्ट्रेस आएगा, बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़े फेलियर्स आएंगे। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए उसको आपने बचपन में तैयार करना है। तो डोंट एम्फसाइज जस्ट ऑन अ सिंगल थिंग विच इज द स्कूल, स्कूल के मार्क्स, स्कूल की तालीम, उसके ऊपर एम्फसाइज ना करें। देर इज अ ग्रेटर गोल। ठीक है। और इन्हीं वजूहात की वजह से क्या होता है कि हम पर्पस के ऊपर बात ही नहीं कर पाते, कि पर्पस पे सोच ही नहीं पाते, तफक्कुर और तदब्बुर पैदा ही नहीं हो पाता, हम इतने ज्यादा इंगेज होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों की कोई अगर सवालात है तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखिए, फॉर मी बच्चे मैं कोई तकरीबन अभी रिसेंटली मेरा चक्कर लगा यूरोप। तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं वाज इन स्विट्ज़रलैंड, तो मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैंने कुछ पिक्चर्स भी ली हैं वहाँ पर ना, इस तरह की। आ, बच्चों की कॉट जो होती है उसके साथ ना इन्होंने किताबें बांधी हुई थी, छोटी किताबें। जब बच्चा रोता तो उसको किताब पकड़ा देते थे। इन माय ओपिनियन, इन माय पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक के चैट जीटीपी जो है वो इंटेलेक्ट का तो मतलब कि आप समझ लें कि कत्ल कर देगी। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि चैट जीटीपी आपके पास लास्ट होप होती है कि आप कोई चीज पूछें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिलंथ्रोपी, वो आपको बता देगा। ठीक है। तो चैट जीटीपी कर क्या रहा है कि वो आपको बुक्स से दूर लेके जा रहा है। बुक्स तो छोड़ें आप, वो गूगल सर्च उससे ज्यादा बेहतर थी। एटलीस्ट आप गूगल सर्च करते थे तो वो, तो ठीक है, ये इंडस्ट्री में आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। हम जैसे हमारी मेरा ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से भी है, तो हमें बहुत मतलब कि काम की चीज है ये। बट नॉट फॉर द चिल्ड्रन। उसको चैट जीटीपी से बहुत दूर रखें, बहुत दूर रखें, उसको करीब भी ना आने दें चैट जीटीपी की। क्योंकि ये तो वो चीज है जो इंसान को बिल्कुल हैंडीकैप कर देगी। तो कोशिश करें कि वो बुक्स पढ़ें। और अकॉर्डिंग टू मी बच्चे को स्क्रीनिंग जितनी कम करवाएं वो बेहतर है। जितना उसको बुक्स पढ़ने की आदत हो वो ठीक है। तो फॉर मी चैट जीटीपी तो अभी दूर दूर तक मतलब कि मैं तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं बच्चों के पेपर्स देखता हूँ जब वो मुझे असाइनमेंट्स देते हैं। मैं आपको अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम नहीं ले रहा, बट इलीट यूनिवर्सिटीज जो कराची की मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ, एंड आई सीन देम, उन्होंने चैट जीटीपी पे वो सारा अपना टॉपिक लिखा, मुझे लाके दिया। व्हेन आई आस्क्ड देम, तो उनके पास वो नॉलेज नहीं था। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो अगर उसको पढ़ भी लेंगे, क्योंकि उनकी रिसर्च ही नहीं है, वो क्या मुझे बताएंगे आके। सो आई थिंक इट्स इवन नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन और फॉर दोज हु आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज। थैंक यू। जी, कोई और सवाल आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर, मेरा ही सवाल है कि जैसे बच्चे टीन्स में एंटर होते हैं, अभी आपने कहा कि बड़ा रिबेलियस सा एक एटीट्यूड हो जाता है। हम्म। कोशिश हम करते हैं कि उनको कन्फ्रंट भी ना करें, लेकिन जो बेसिक चीज होती है जैसे नमाज का कहना भी एक फर्ज है, और बुराई से रोकना और बहुत सी चीजें। जिस तरह अभी मेरा बेटे ने हिफ्स किया तो काफी एक डिफरेंट एटीट्यूड था, बट ही वेंट टू स्कूल। तो मुझे आके कहता है, मामा आपने मेरे किस स्कूल में एडमिशन करा दी कि लैंग्वेज इतनी बुरी है, और हमें आप जो बातें घर में बताती हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट सारा कुछ बच्चे वहां पे कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को डील करना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ओवरऑल जब मैं देखती हूँ स्कूल्स का माहौल भी बहुत खराब है कि अगर मैं इधर से निकालूं किसी और में डालूं तभी सेम प्रॉब्लम है, और घर में बिठा भी नहीं सकते। तो इस एटीट्यूड को कैसे डील किया जाए और इसमें क्या बेहतरीन रद्द होगा? अच्छा, देखें, इसमें ना दो तीन चीज़ें मैं
हिफ्स से स्टार्ट करता हूँ कि अ, जब हिफ्स में ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, और आई डोंट नो कि मतलब कि व्हाट आई हैव सीन, जो हिफ्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ बहुत पहले की बात है, मैं इस्लामिक स्कूल्स को जब देखता था तो मैंने मेरी सुपरविजन में रहे, तो बच्चा जो है वो अच्छा खासा स्ट्रेस में आया होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये भी देखा है कि जो बच्चे हिफ्स करते हैं ना वो बहुत शरारती हो जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि शायद उनको वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही होती उस एज में, ठीक है, जो उनको मिलनी चाहिए। तो फ्रॉम 9 to 9 वो एक अच्छी खासी जबर खतरनाक रूटीन होती है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो तमाम इंडिपेंडेंस आफ्टर जो पोस्ट है उनकी लाइफ है उसमें वो करते हैं। तो दैट दैट इज आर ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया है। अच्छा, इसकी एक सेकंड आपके सवाल में एक चीज बहुत अच्छी ये है कि वो आपसे ना डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। कि आपसे डिस्कशन कर रहा है, इट मीन्स कि यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। तो अब कोशिश ये करें कि सिट विद हिम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन हिम के आप जब बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सारा एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो किस तरीके से वो इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकता है, किस तरीके से जो वहाँ का जो एक बैड इन्वायरमेंट है कि जो उसके कैरेक्टर को अफेक्ट कर सकता है या उसको अफेक्ट कर सकता है, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि वो इस चीज़ को रियलाइज कर रहा है कि द एनवायरमेंट इन विच ही इज वो एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि उसके पास इतनी सेंस है कि वो डिफ्रेंशिएट करे अच्छे और बुरे के दरमियान। और दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि वो आपसे डिस्कशन कर रहा है। बस आपने करना ये है कि उस डिस्कशन को और फ्लेक्सिबल करना है, एंड उसके अंदर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, उस डिस्कशन में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो उसके साथ आप डिस्कस करते रहें और वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताता रहे। व्हेन यू फील एट द स्टेज कि अब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम कि वो उस एनवायरनमेंट में मजीद रहे, सो द ऑप्शन दैट यू हैव इज टू चेंज द स्कूल। जब तक वो उस वहां पर रहता है ठीक है, जब आपको लगे कि वो एग्जॉस्ट हो गया है एंड देर इज नो अदर ऑप्शन, तो वो मतलब कि इसको वहां से आप क्या कहते हैं, स्कूल चेंज करवा दें आप। क्योंकि देखिए कल को बहुत सी चीजें ऐसी होंगी ना, वो बहुत जगहों पे जाएगा और बहुत से अच्छे बुरे इंसान उसको मिलेंगे। सो स्केप इज नॉट द ऑल्टरनेटिव। स्केप ऑल्टरनेटिव नहीं होता कभी। उसी एनवायरनमेंट में रह के खुद को कोशिश करे कि वो एडजस्ट करे, और ये आपकी काउंसलिंग से ही हो सकता है सिर्फ। और कोई किसी का सवाल? अच्छा, एक आपने चीज और कही थी, हाँ, कि नमाज का और उसका। अच्छा, एक चीज देखें, हमारे एक्सपीरियंस में ना बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं कि जिसमें जब हमें हिदायत आती है ना तो हम चाहते हैं कि बच्चों को फौरन हिदायत आ जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि हम बच्चों के ऊपर नई मेहनत कर रहे होते जब वो 4-5 साल के होते हैं, और एकदम 13-14 साल में या 12 साल में हम ये कहते हैं कि तुम अब नमाज पढ़ो और ये तमाम चीजें करो। तो दाढ़ी का मामला आ जाता है, बच्चे दाढ़ी कटवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना दो पहलू हैं, दो दो चीज़ों को मद्देनजर रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बच्चों को नमाज पे लेके जा रहे हैं, उनको सारे शौक दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उसके बावजूद जो है वो बच्चे किसी एक एज में जाके थोड़े से गाफिल हो जाते हैं। उसमें मेरा मशवरा ये है कि कोशिश करें कि उन पे सख्ती ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप उन पे सख्ती करेंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि फिर वो उस वक्त ना टीन एज की जो जो एज ऑफ प्रोबर्टी होती है तो उसमें वो बहुत रेबिलियस एटीट्यूड होता है। उनको बिठाएं, उनको एक्सप्लेन करें, उनके साथ काउंसलिंग करें और उनको थोड़ा सा स्पेस दें। आई सीन अ किड, वो तकरीबन उसकी एज थी, कोई कॉलेज में था, उसने दाढ़ी कटवा ली। उसके अब्बू ने बोला कि तुमने दाढ़ी कटवाई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अच्छा, एक वक्त में तो उनके अब्बू की दाढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, सब कुछ तो व्हेन आई टॉक टू हिज फादर आई सेड कि भाई आपने तो दाढ़ी बहुत अरसे बाद रखी है ना, व्हेन आई थिंक यू वर 35 और 40। तो अब एक मामला ये कि हम अपने बच्चों को जिन स्कूल्स में डालते हैं, ये जो इन्वायरमेंट बाहर है,
उसमें जो डोमिनेंट एनवायरनमेंट है वो सेक्युलर एनवायरनमेंट है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से इम्प्रेस हो जाए। हमें ये करना है कि उसको उस सेक्युलर एनवायरनमेंट से इम्प्रेस नहीं होने देना, और वो हम काउंसलिंग से करेंगे, और उसमें थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा स्पेस दें, उसके साथ काउंसलिंग करें, तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मगर सख्ती इसका हल नहीं है। जब आप सख्ती करेंगी और अगर वो जिद में आ गया तो उसने वो काम नहीं करना, और आप करवा भी नहीं सकते उससे वो काम। अच्छा, अभी कैन यू एक्सप्लेन बिट मोर? अच्छा जी देखिए। आसान। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि अभी आप कुछ चीजें जो बता रहे थे कि 7 ईयर की एज तक बच्चे के अंदर वो डेवलप हो जाती है, फिर फर्स्ट कुछ चीजें रह गई बच्चे की डेवलपमेंट में, 11 प्लस वो हो गया, तो अब उसको किस तरह कवर किया जा सकता है? अच्छा देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत आप ये समझने कि क्रिटिकल थिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, टू एक्सप्लोर क्रिटिकली, सोचना, चीज़ों के रिजल्ट्स निकालना, ठीक है, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग होती है। यानी सोचना, बच्चा सोचे। ये बात याद रखें, ये चीज़ डेवलप, ये चीज़ उसके अंदर होती है। मतलब कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी में होगी किसी में नहीं होगी, नहीं, ये तो हो रही होती है। मामला ये है कि वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उससे वो इवेल्युएट क्या कर रहा है, उससे वो रिजल्ट्स क्या कंसीव कर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ है ना, क्रिटिकल थिंकिंग और परसेप्शन जो है वो बनाना, ये तमाम चीज़ें तो हो रही होती है, नेचुरल है, हर बंदे के साथ, हर बच्चे के साथ होती हैं। मामला ये है कि ये जो क्रिटिकली वो थिंक कर रहा है, या वो एक परसेप्शन अपना बना रहा है, या वो अपनी डेफिनेशन ऑफ रियलिटी या जो भी चीज़ें कर रहा है, वो किस एनवायरनमेंट में है, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो? सर, मैंने भी आपसे क्वेश्चन किया था, प्लीज उसको एड्रेस कर दें। क्या क्वेश्चन था आपका? मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आपने अभी बताया कि 7 प्लस तक बच्चे के अंदर एक बिल्ट इन होती हैं चीजें, और अगर अब बच्चा 11 प्लस में चला जाता है तो कुछ चीजें जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप में रह गई हैं डेवलपमेंट में, उनको किस तरह कवर किया जा सकता है फिर 11 प्लस में अगर? अच्छा देखिए, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेरेंट, आप कोशिश करें कि बच्चे के साथ ना बॉन्डिंग डेवलप करें, आप और उनके फादर और उनकी मदर, उनके साथ बॉन्डिंग डेवलप करें, ठीक है। और कोशिश करें, देखें बहुत से रीजंस ऐसे होते हैं कि बच्चा पेरेंट्स पे ट्रस्ट, ये इसका ये मतलब नहीं ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, वो समझ रहा है कि ये धोखेबाज हैं, ये जो, नहीं, इस तरह नहीं। ट्रस्ट का मतलब ये है कि वो सिक्योर फील नहीं करता अपने वालिदैन से डिस्कशन करने को। कोशिश करें कि उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करें, उनके साथ गुफ्तगू करें। तो आई थिंक वालिदैन के अलावा तो कोई मतलब कि दूसरा नहीं है शख्स के जो बच्चे को अगर लगता है कि उसे कुछ पूछना है, वो या वो कहीं पे इनसिक्योर है, या आपको लग रहा है कि कहीं पे वो वीक है, तो वो तमाम चीज़ें वो किससे डिस्कस करेगा? उसके पास कोई एक मेंटर होना चाहिए। तो या तो उसके एक दोस्त हैं स्कूल में, तो वो तो आई डोंट थिंक सो कि उसको एंटरटेन करेंगे। तो वो आप लोग ही, अगर आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो कोशिश करें ग्राउंड बनाएं घर में ना, कोशिश करें कि डिस्कशंस किया करें। अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि जहाँ पे रोजाना बैठ के आप डिस्कशंस करें। पहले वक्त में खाना साथ खाया करते थे, हम सब खाना साथ खाते थे, रात में डिस्कशन होती, तो कोशिश करें कि रात में एक माहौल बनाए जिसमें डिस्कशन करें। और कोशिश करें कि आप और आपके हस्बैंड उसमें फैसिलिटेटर हों, फैसिलिटेट करें, ग्राउंड बनाएं जिसमें आपका बच्चा पार्टिसिपेट करे। शुरू में वो गुस्सा होगा, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी पिछली लाइफ से, वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, ये करेगा वो करेगा, उसको कोशिश करें बर्दाश्त करें, और आहिस्ता आहिस्ता घर में इन्वायरमेंट डेवलप करें। तो इंशाल्लाह जब इन्वायरमेंट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली वो तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करेगा। तो देन यू कैन डिस्कस विद हिम, और वो तमाम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। कोई मतलब कि इतना बड़ा इशू नहीं है लेटर स्टेजेस के ऊपर भी। मतलब कि देखिए, मैंने आपसे बताया ये तमाम चीज़ें कॉन्क्रीट नहीं है कि अगर 2 साल में नहीं हुआ तो 4 साल में नहीं हुआ तो 6 साल में नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये देखते हैं कि स्लम एरिया से लोग निकल के बहुत बड़े लोग बन जाते हैं,
बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत डिप्रेस किस्म की सोसाइटी से निकल के बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। तो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी। एक सिस्टर अभी बेसिकली उन्होंने एक सवाल किया था, उनको जाना पड़ गया था इमरजेंसी के अंदर। उनका मैं सवाल असल में रिपीट कर देता हूँ आपको। शी वांटेड टू नो अबाउट 3 कंसिस्टेंट टिप्स फॉर टीनेजर्स ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअली, मेंटली एंड मॉरली। अच्छा, ठीक है। ये ठीक है, 3 कंसिस्टेंट टिप्स फॉर टीनेजर्स ट्रेनिंग स्पिरिचुअली, मेंटली एंड मोरली। अच्छा, इसमें एक चीज तो ये है कि अब जो टीनेजर्स हैं, उसकी अगर इतने ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, अब तो देखिए, इब्ने सीना एक बात फरमाते हैं। इब्ने सीना कहते हैं कि बच्चों की जो तरबियत है ना, उसमें खेल कूद कूद इंटरटेनमेंट का उनसर होना चाहिए। ठीक है। और भी बहुत, मैं इसके अंदर मेरे पास कोर्स हैं सामने, वो जो एंटरटेनमेंट वाले हैं। तो बच्चों की तालीम और तरबियत में ना, देखिए, मीनिंगफुल और माइंडफुलनेस, एक होता है मीनिंगफुलनेस और एक कहते हैं माइंडफुलनेस। प्रॉब्लम क्या होता है हमारे यहाँ, हम क्यों स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाते हैं? हमारी एक्टिविटीज जो है ना, वो मीनिंगफुल तो होती है मगर माइंडफुल नहीं होती। कोशिश करें कि एक्टिविटीज को ना माइंडफुल बनाएं। मेरे जहन में एक रैंडम मिसाल आ रही है। रैंडम मिसाल क्या आ रही है कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल के एक कोई अगर आ, जैसे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है डिफेंस में, अल मदीना रिसर्च सेंटर, मैंने वहाँ देखा वो क्रिकेट मैच बच्चों को खिलाते थे। और वहीं पे मस्जिद के बैक साइड पर ना क्रिकेट मैच खिला लिया, या कोई एक्टिविटी मस्जिद में करवा ली। जब एक्टिविटी करवाई तो वहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नमाज का टाइम होगा, नमाज भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद फिर वो जो वहाँ के शयूख हैं उनके साथ भी बच्चे बैठ जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारी सोसाइटी में ना जो रिलीजन है, उससे ना वो उसके अंदर जो माइंडफुलनेस थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताऊं, हम जब रमज़ान की सुबह रोज़े के बाद क्रिकेट खेलते थे, तो तबलीगी जमात वाले आ जाते हैं और हम भाग जाते हैं। हम कहते हैं यार, ये तो ये कहते हैं हमें मस्जिद में ले जाएंगे। अब मसला ये कि वो बच्चे ने रोज़ा भी रखा हुआ है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो अब भाई वो सहरी के बाद क्रिकेट खेल रहा है, लेट हिम प्ले, क्रिकेट खेलने दो उसको आप। तो वो जो माइंडफुलनेस वाली चीज़ है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोशिश करें कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। मैंने इब्ने सीना का, मेरे पास यहाँ पे कोट होगा, इब्ने सीना ने यहाँ पे इस पे काफ़ी कहा है कि अगर आपकी तालीम के अंदर जिसे हम इंटरटेनमेंट कहें या माइंडफुलनेस नहीं है, तो क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे। तो एक तो कोशिश ये करें कि एक्टिविटीज डिजाइन करें इस तरह की कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी को भी अच्छा, स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो एक एक बहुत डिफरेंट वर्ड है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। मतलब कि अगर हम ये कहें ना इबादत, तो आप नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला भी, कभी कभी रोजे रखने वाला भी स्पिरिचुअल नहीं होता। तो ये बात याद रखें, स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो वो आ, एक पूरा करेक्टर है। तो स्पिरिचुअलिटी एक एसेंस है जो ट्रांसफॉर्म होता है। तो स्पिरिचुअलिटी इबादत के नतीजे में आती है। ठीक है। तो अब स्पिरिचुअलिटी लाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फॉर दैट आई आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंसान को बामकसद होना चाहिए। उसको किसी मकसद के साथ अटैच कर दें तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। फिर वो दुनिया में कहीं भी होगा, अगर पर्पसफुल लाइफ गुजार रहा होगा, पर्पस से अटैच होगा, तो वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल हो जाएगा। कभी कभी बहुत ज्यादा अमल के बाद भी स्पिरिचुअलिटी मुंतकिल नहीं होती। दैट्स माय ओपिनियन। ठीक है। और यही इमाम गजाली और जो
कि जो इमाम गजाली का भी जो है ना, अल्लामा रूमी का भी यही कहना है कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब जहाँ तक मोरालिटी की, मोरल वैल्यूज़ की बात है, यानी अखलाकियात की बात है, तो कोशिश ये करें कि टीन जो हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं, आगे से रेबिलियस एटीट्यूड होता है। तो कोशिश करें कि उसको बर्दाश्त करें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखिए, टीनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको अंडरस्टैंड किया जाए। टीनेजर की सबसे बड़ी जो है ना, वो शिकायत ये होती है कि उसे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, उसे कोई समझता नहीं है। आप मूवीज़ देख लें, आप बॉलीवुड की मूवीज़ देख लें, उसमें जो टीनेजर्स के जितने भी मसाइल होते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड हिम। उनकी कोई बात नहीं समझ रहा, उनके अब्बा भी नहीं समझ रहे, उनकी अम्मा भी नहीं समझ रही, सोसाइटी नहीं समझ रही। वो कह रहे हैं कि मुझे ये करना है, और आप कह रहे हैं नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम ये करो। तो कोशिश करें कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, कि वो ये समझ रहा है कि उसे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो कोशिश करें उसको, उसकी ये इनसिक्योरिटी दूर करें। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें कि जिसके अंदर उसकी मेंटल, मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। ये एक चीज़ है। आपके पास एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है एतकाफ की। मैंने अभी कई सालों से ये देख रहा हूँ कि मस्जिदों में बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है कि नौजवानों का एतकाफ करवाया जाता है। ठीक है, जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है और हमारी इबादत खराब कर देते हैं, तो हम कहते हैं, आप आपने तो कर ली इबादत, अब ये इनका वक्त है, इनको जाहिर सी बात है कि आगे। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैंने खुद देखा है ऐसे बच्चे जो मोरली बिगड़े, बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क है, अखलाकी एतबार से, इबादत नहीं है, कुछ नहीं है, वो 10 दिन के एतकाफ में बेहतरीन हो जाते हैं। तो आई थिंक मुझे अभी तो यही समझ आ रहा है कि रमज़ान का एतकाफ इज़ द बेस्ट एक्टिविटी। बच्चों को जो एतकाफ हो रहा है, कोशिश करें कि किसी ऐसी एतकाफ में उसको बिठाएं, वहाँ पे उलमा की सोबत भी मिलती है, जो बच्चे होते हैं वो मस्जिद में होते हैं, अटैच हो जाते हैं नमाज के साथ। उसके बाद फिर वो वैसे ही कोई ऐसी हरकत नहीं करते, ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि वो मस्जिद के दायरे में होते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और हमने इसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। जी, कोई और सवाल किसी का? किसी का सवाल है, या तो हम इसको कंक्लूड करें बस फिर? जी साज, मेरे ख्याल में सवालात नहीं हाँ, मजीद। आई थिंक हो गए बिल्कुल, जी हाँ। बस मैं आपको एक सवाल आया जी, ये टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, होम स्कूलिंग कैसी है? बिल्कुल, होम स्कूलिंग के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। देखें, आ, आ, मेरी मेरी पर्सनल राय ये है कि मैं पर्सनली, बिसाइड दैट कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल को कभी भी, स्कूल इज़ नॉट अ गुड स्कूल। आपके बच्चे की ना इल्मी नशोनुमा कर पाएगा और ना रूहानी नशोनुमा कर पाएगा। स्कूल एक मजबूरी है। ठीक है, स्कूल एक मजबूरी है। अब रही होम स्कूलिंग, बट अगेन आई सीन पीपल के जो होम स्कूलिंग करते हैं, और होम स्कूलिंग के बाद हुआ क्या कि वो एक्सपेरिमेंट उनका फ्लॉप हो गया। रीजन क्या था? कि उनको होम स्कूलिंग करना ही नहीं आती थी। वो घर में वही करवा रहे थे कि जो स्कूल में टीचर करवा रही थी। ठीक है, वो घर में वही करवा रहे थे जो स्कूल में टीचर करवा रही थी। तो अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो होम स्कूलिंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें होम स्कूलिंग भी नहीं, बहरहाल, मगर एक टर्म है, एक मॉडर्न टर्म जो यूज करते हैं हम, ठीक है। बट ये कि जो घर में तालीम और तरबियत का जो पूरा निज़ाम है, और अगर उसकी हम उसमें पढ़ने लिखने की तरफ फोकस करें, जिसमें साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिर ये तमाम चीज़ें हैं। सो हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का एसेंस लॉजिक होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, देर इज़ अ कंप्लीट मेथड।
साइंस कैसे पढ़ानी है, मैथ्स कैसे पढ़ानी है, ये सब चीज़ें कैसे पढ़ानी है. सो आई थिंक यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज होम स्कूलिंग. ठीक है. और सेकेंडली कि हाउ टू कंडक्ट होम स्कूलिंग. इन दो चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट. ऐसा ना हो कि बच्चों के ऊपर हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लें कि हम उनको फिर लेटर एजेस में स्कूल में एडमिशन करवा रहे हूँ कि यार ये क्या हुआ. ठीक है. सो होम स्कूलिंग इज अ वेरी गुड थिंग. स्कूल को मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट ट्रेन योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट कि अब आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग शुरू करवा रहे हैं और अपने बच्चे को स्कूल से उठा रहे हैं. उसके क्या गोल्स होंगे, उस वो अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद वो किस तरीके से लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट्स है उनका पूरा ग्राफ बनाए, किस तरीके से उसको अचीव करेंगे. क्योंकि ऐसा ना हो कि इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना ये चीज़ हो ना वो चीज़ हो. ठीक है. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. जी उस्ताद, अगर कोई मेरे ख्याल में मजीद सवालात नहीं है जी. तो मैं अपनी तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अलमनार इंस्टीट्यूट की जानिब से आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला हमारे लिए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, मुस्तकबिल में भी आप हमें टाइम देंगे। शुक्रिया. बहुत बहुत मुफीद रहा आपका ये सेशन, और बहुत सीखने को मिला चलिए. अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके एक्सपीरियंस से, आपकी नॉलेज से, मेरे ख्याल में मेरे साथ जितने भी बहन भाई यहाँ पे शामिल थे उन सब के लिए बहुत मुफीद रहा ये सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप लोग बस दुआओं में याद रखें. इंशाल्लाह इंशाल्लाह।